जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान पर जवाबी हमले का पूरा इजरायली प्लान हुआ लीक। टॉप सीक्रेट दस्तावेज ईरान को लगा हाथ। अमेरिका इजरायल में हड़कंप। आखिर किसने किया यह काम, जानेंगे पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति बने प्रबोवो सुबियांतो, कुरान लेकर ली शपथ। इसी के साथ आपको बताएंगे, एलन मस्क बोले वोटिंग मशीनों में होती है धांधली, सिर्फ बैलेट पेपर पर हो वोटिंग, हाथ से गिनती करने की सलाह। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए इजरायल की योजनाओं के बारे में टॉप सीक्रेट अमेरिकी खुफिया जानकारी लीक होने के बाद से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। CNN ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि खुफिया जानकारी लीक होने की जांच की जा रही है। 15 और 16 अक्टूबर की तारीख वाले ये दस्तावेज ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर पर पोस्ट किए गए थे। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर ईरान पर संभावित हमले के लिए इजरायल की तैयारियों की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने इन दस्तावेजों को सही बताया है। CNN ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लीक को बेहद चिंताजनक बताया है। इन दस्तावेजों को टॉप सीक्रेट के रूप में चिन्हित किया गया है। उन पर ऐसे निशान हैं जो बताते हैं कि इन्हें केवल अमेरिका और उसके 5 आइज सहयोगियों के पास ही होना चाहिए। 5 आइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल है। इन दस्तावेजों में ईरान के खिलाफ हमले के लिए इजरायल की तैयारियों की जानकारी है। एक दस्तावेज में कहा गया है कि योजनाओं में इजरायल द्वारा गोला बारूद को इधर उधर ले जाना शामिल है। एक अन्य दस्तावेज के बारे में कहा गया है कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से हासिल किया गया है। इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े इजरायली एयरफोर्स के अभ्यासों की रूपरेखा दी गई है। एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया कि जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि कथित पेंटागन दस्तावेज तक किसकी पहुंच थी। दस्तावेजों में से एक ऐसा भी है जो इजरायल के पास परमाणु हथियार होने का संकेत देता है, लेकिन इजरायल ने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं माना है। लीक दस्तावेज में कहा गया है कि अमेरिका को इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि इजरायल ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। यह लीक ऐसे समय में आया है जब इजरायल 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी पूरी कर रहा है। इससे इजरायल का भड़कना तय है। यरूशलेम पोस्ट ने एक गुमनाम वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि इजरायल का रक्षा प्रतिष्ठान लीक के बारे में जानता है और इसे बहुत गंभीरता से लेता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के रिटायर्ड अधिकारी मिक मुलरॉय ने CNN से कहा, अगर यह सही है कि ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजरायल की योजनाएं लीक हो गई है, तो यह बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने आगे कहा, भरोसा किसी भी रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर यह लीक हुआ है तो इससे भरोसा टूट सकता है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह जानकारी कैसे बाहर आई। यरूशलेम पोस्ट ने अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें इजरायली वायुसेना के बेस पर हाल में हुई गतिविधियों का विवरण शामिल है। लीक हुए दस्तावेजों से यह पता चला कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इजरायल की तैयारियों पर करीब से नजर रख रही थी। इसमें सैटेलाइट के जरिए इजरायली एयरफोर्स बेस की निगरानी की जा रही थी। इस लीक ने अमेरिकी खुफिया सुरक्षा में एक गंभीर चूक को भी उजागर कर दिया है। वहीं दस्तावेजों के लीक होने से ईरान को कई फायदे हो सकते हैं। इजरायल की योजनाओं को जानकर ईरान अपनी रक्षा रणनीतियों को मजबूत कर सकता है। लीक से ईरान अपनी सैन्य तैयारियों में सुधार कर सकता है। ईरान इस स्थिति का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल कर सकता है। लीक से इजरायल और उसके सहयोगियों में संदेह बढ़ सकती है। ईरान इसे अपने नागरिकों के बीच एक मजबूत संदेश के रूप में पेश कर सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, पूर्व जनरल और रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो ने रविवार को दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है, जहां सुबियांतो का सफर एक विवादित सैन्य जनरल से लेकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का रहा है, क्योंकि इन्हें इंडोनेशिया की सैन्य तानाशाही के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ा था। हालांकि समय के साथ उन्होंने राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत की।
73 साल के पूर्व रक्षा मंत्री ने सांसदों और 40 से ज्यादा देशों से आए विदेशी मेहमानों के सामने शपथ ली। शपथ इंडोनेशिया की परंपरा के हिसाब से इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान पाक के साथ ली गई है। स्कूल में बच्चों को मुफ्त खाना और शिक्षाओं को बेहतर करने की अपनी नीतियों के बाद उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। प्रभो ने 14 फरवरी को लगभग 60% वोट के साथ चुनाव जीता था और पिछले 9 महीनों में उन्होंने एक मजबूत संसदीय गठबंधन बनाने पर काम किया है। शपथ ग्रहण के बाद हजारों समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर उनका स्वागत किया और झंडे लहराते हुए उनको सम्मानित किया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में यह समारोह आयोजित किया गया। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। बता दें कि प्रभुओं का नाम पहले भी राष्ट्रपति पद के दौर में रहा है और वे 2 बार राष्ट्रपति जोको विडोडो के खिलाफ चुनाव लड़े थे। 2014 और 2019 में हारने के बावजूद विडोडो ने उन्हें अपने रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया, जिसके बाद उनके बीच राजनीतिक गठजोड़ की शुरुआत हुई। इस साल फरवरी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में सुबियांतो ने विडोडो के समर्थन से भारी जीत हासिल की। उन्होंने चुनावी अभियान में इंडोनेशिया के नए बहु अरब डॉलर की राजधानी परियोजना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध और विडोडो की प्रमुख नीतियों को आगे बढ़ाने का वादा किया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुबियांतो ने इंडोनेशिया की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो देश को विकास के नए पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। शपथ समारोह के दौरान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विदेशी मेहमानों और प्रभुओं की सुरक्षा के लिए राजधानी की सड़कों पर करीब 1 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने दावा किया कि वोटिंग मशीनों से चुनाव में धांधली की जाती है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क का कहना है कि राज्यों को केवल पेपर बैलेट का उपयोग करना चाहिए और वोटों को हाथ से गिना जाए। मस्क ने डोमिनियन वोटिंग मशीनों का हवाला देते हुए इन्हें रिपब्लिकन उम्मीदवारों की हार से जोड़ा। मस्क ने कहा कि ये मशीनें फिलाडेल्फिया और एरिजोना राज्यों में काम में ली जाती है, लेकिन अन्य कई राज्यों में नहीं। क्या ये केवल इत्तेफाक है? मस्क ने जोर देकर कहा कि कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें हैक करना आसान है। हालांकि 2024 के चुनाव में केवल 2 राज्य ही वोटिंग मशीन का उपयोग करने जा रहे हैं। मस्क के इस आरोप का वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी डोमिनियन ने जवाब भी दिया है। कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि डोमिनियन फिलाडेल्फिया राज्य में सर्विसेज नहीं देती है। साथ ही डोमिनियन का वोटिंग सिस्टम पहले से ही वोटर द्वारा कंफर्म किया गया बैलेट पेपर पर आधारित है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 नवंबर को होने हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार चुनावी मैदान में है। डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रत्याशी कमला हैरिस वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। एलन मस्क इन चुनाव में खुलकर ट्रंप के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। मस्क ने ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए उनकी पार्टी की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को $75 मिलियन का चंदा भी दिया है। इतना बड़ी राशि दान करने के बाद मस्क 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले अमेरिकी अरबपति बन गए हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, पेजर कनेक्टेड होते हैं, ईवीएम नहीं होता। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।